आगे थिप अपनी शादी को लेकर काफी परेशान रहता है क्योंकि वो कभी से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता, जिस वजह से वो खूब ड्रिंक करता है और नशे के हाल में पागलों वाली हरकत कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रांग और पिन आ जाते हैं और वो थिप को ये सारी हरकतें करते हुए देख लेते हैं। तो वो लोग थिप को कवि के घर लेकर जाते हैं क्योंकि अगर थिप अपने घर वापस गया तो उसके डैड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे उसकी ऐसी हालत देखकर, इसलिए वो लोग उसे कवि के घर लेकर जाते हैं ताकि ये मामला आराम से टल जाए। कि तभी वहाँ पर कवि के डैड आ जाते हैं और वो थिप को ऐसे हाल में देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पर रांग कवि के डैड को शांत करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि अगर हम थिप को ऐसे हाल में उसके घर लेकर गए तो उसके डैड उस पर बहुत ही गुस्सा करेंगे, और वैसे भी तो थिप आपका होने वाला दामाद है ना, तो कवि की खातिर आज रात इसे यहीं पर रहने दीजिए। तो बेचारे कवि के डैड अपनी बेटी की खातिर थिप को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं और उन लोगों को कहते हैं तुम लोग यहीं पर रुको, मैं इसके लिए पानी लेकर आता हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाते ही थिप नशे के हाल में पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है कि वो इस खानदान का दामाद नहीं बनना चाहता और ना ही वो कवि से शादी करना चाहता है क्योंकि वो बुआ से प्यार करता है। तो रांग जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो थिप को चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि अगर कवि के डैड ने ये सारी बातें सुन ली तो थिप की खैर नहीं। कि तभी वहाँ पर कवि के डैड आ जाते हैं और वो ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसे सुनकर तो उन्हें हाई वोल्ट का झटका लगता है। तो यहाँ पर रांग पिन को कहता है जल्दी से करण को बुलाकर लाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला है जिसे बस अब करण ही संभाल सकता है। तो पिन जल्दी से घर जाती है और वहाँ जाकर करण और बुआ को बताती है कि थिप नशे की हालत में तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है और तुम्हारे डैड भी काफी गुस्से में है। तो करण जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बुआ को कहता है तुम जल्दी से थिप के डैड के पास जाओ और उन्हें बुलाकर वहाँ पर लाओ, मैं तब तक अपने डैड को संभालने की कोशिश करता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर रांग थिप को कवि के डैड के प्रकोप से बचाने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कवि के डैड आ जाते हैं और वो थिप पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं फिर से कहो अभी अभी तुमने क्या कहा, तुमने मेरी बेटी को चीट किया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर रांग कवि के डैड को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है अंकल आपको गलतफहमी हो गई है, थिप का ये सब कहने का कोई मतलब नहीं था, वो नशे में है ना इसलिए वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है और कुछ से कुछ बड़बड़ा रहा है, अब क्या इसकी बातों पर ध्यान देते हैं। पर यहाँ पर कवि के डैड रांग की एक बात भी नहीं सुनते और कहते हैं इस बंदे ने मेरी बेटी को चीट किया, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे ही घर आकर मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आज तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा और इसे जान से मार डालूंगा। तो बेचारा रांग किसी तरह यहाँ पर थिप की जान बचाने की कोशिश करता है, पर थिप इतने नशे में पागल रहता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, बल्कि पागलों की तरह बत्तीसी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर कवि के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो थिप को शूट करने लगते हैं। लेकिन सही टाइम पर करण आ जाता है और वो थिप की जान बचा लेता है और अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है डैड आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना कि कवि थिप से प्यार करती है और इन दोनों की शादी होने वाली है, ये सब जानने के बावजूद भी आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं, प्लीज ये सब करना बंद कीजिए। और यहाँ पर करण अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें पता है इस लड़के ने अभी अभी क्या कहा, तुम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसने मेरी बेटी की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कैसे की, इसने मेरी बेटी का इस्तेमाल कैसे किया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कवि की वजह से खामोश था लेकिन आज जो इसने किया है इसके लिए तो मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि इसे जान से मार डालूंगा। तो करण यहाँ पर अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर थिप सबके सामने ये कहता है कि वो कवि से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बुआ से प्यार करता है, जिसे सुनकर तो करण के होश ही उड़ जाते हैं और कवि के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो थिप पर गोली चला देते हैं। लेकिन सही टाइम पर कवि आ जाती है और वो थिप की जान बचा लेती है। तो कवि के डैड ये देखकर पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें ये सारी हरकत करने की क्या जरूरत थी। तो कवि कहती है डैड अब कब सुधरेंगे, आपको पता है अगर मैं सही टाइम पर नहीं आती तो आप थिप की जान ले लेते, क्या आप शांत होकर नहीं रह सकते या फिर आपके कलेजे को ठंडक किसी की जान लेकर ही मिलेगी। तो उसके डैड ये सारी बातें सुनकर चुप हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर थिप की फैमिली भी आ जाती है। तो यहाँ पर कवि थिप को कहती है थिप मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ यहाँ से चलो, और कवि थिप को अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों बाहर जाकर बातें करते हैं। तो यहाँ पर थिप अपनी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करता है और कवि के सामने बहाने बनाने लगता है। तो कवि कहती है मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। तो थिप यहाँ पर घबरा कर कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है तो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहूंगा। तो कवि कहती है इसका मतलब तुम समाज के डर से मुझसे शादी कर रहे हो, तुम्हारा
तुम्हारा कोई इरादा नहीं है मुझसे शादी करने का, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो थिप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो कभी थिप की खामोशी को समझ जाती और वो ये भी समझ जाती है कि थिप उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो उससे शादी करना चाहता। तो बेचारी कवि को ये सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है और बेचारी रोने भी लगती है और वो थिप को कहती है, मैं तुम जैसे इनसिंसियर इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो अपने फैसले पर भी नहीं टिक सकता, इसलिए ये शादी यहीं पर खत्म होती है। और कभी थिप से अपना रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर बुआ करण भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। तो यहाँ पर करण अपनी बहन के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तो कभी कहती है, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता था और मुझसे शादी नहीं करना चाहता था तो उसने लाउडली सबके सामने ये बात क्यों नहीं की। अगर उसने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती और सबके सामने ये कहा होता कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। तो बेचारे करण को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करता है। तो उसकी बहन कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ थिप के डैड कभी के डैड पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर बंदूक तानने की, और इसी बात को लेकर दोनों जमकर लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कभी आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करती है और उन्हें बताती है कि अब आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शादी अब कभी भी नहीं होगी। और अगर आप लोगों को इस बात की फिक्र है कि इस शादी के टूटने के बाद मेरी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी तो आप फिक्र मत कीजिए। लोगों को तो आज ये टॉपिक मिला है तो अगले दिन उन्हें कोई और नया टॉपिक मिल जाएगा और वो लोग इस बात को भूल जाएंगे। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर थिप आ जाता है और कभी से बात करने की कोशिश करता है, पर कभी की फैमिली उसे ऐसा करने नहीं देती। तो यहाँ पर चैट भी थिप को कहता है कि बहुत हो गया तमाशा, अब घर वापस चलो, और चैट की मॉम चैट को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे बुआ कवि के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कवि के डैड बुआ को रोक देते हैं और करण को कहते हैं, अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ और तुम्हें कवि की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप है उसे संभालने के लिए। और कवि के डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कवि थिप की वजह से पागलों की तरह रो रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसे पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो कवि कहती है, डैड आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, मुझे पता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, बस तुम मेरा दिल रखने के लिए ये कह रही हो। अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो जी भरकर रो लो और अपने दिल से इस दर्द को पूरी तरह से बाहर निकाल लो, ताकि तुम्हें बाद में कभी भी इस बात को लेकर परेशानी ना हो। तो कभी कहती है, डैड मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाकर सो जाइए। और वो ये कहकर दरवाजा बंद कर देती है और बेचारी दरवाजा बंद करके खूब फूट फूट कर रोती है। इधर करण थिप की वजह से काफी परेशान रहता है। तो बुआ यहाँ पर करण से पूछती है कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। पर करण उसे कुछ भी नहीं बताता कि आखिरकार थिप ने वहाँ पर क्या कहा था। तो बुआ कहती है, कुछ तो हुआ है जिस वजह से तुम परेशान हो, प्लीज मुझे बताओ ना कि क्या बात है। तो करण कहता है, आज तुम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो। तो बुआ कहती है, मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है मैं तुमसे बात ही नहीं करती। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे बुआ को रहा नहीं जाता और वो फिर से करण से पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से तुम इतने परेशान हो। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो अपनी प्यारी वकुल को बता सकते हो, क्योंकि आजकल तो तुम उसी से सारी बातें शेयर करते हो। तो करण कहता है, वकुल और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। तो बुआ कहती है, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर तो नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। तो करण को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बुआ के करीब जाने लगता है। तो बुआ कहती है, करण तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो करण कहता है, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो उस लड़की को छू लूं जो मुझे पसंद भी नहीं करती और जिसके दिल में कोई और ही बसा हुआ है। तो बुआ कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो। पर यहाँ पर करण बुआ को थिप के बारे में कुछ भी नहीं बताता, उल्टा बातों को गोल गोल घुमाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर बुआ पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वहाँ पर पक्का कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से करण इतना परेशान है। अगली सुबह थिप कल रात की बातों को सोच रहा होता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर तुम कभी से प्यार करती हो तो प्लीज उसका साथ मत छोड़ो। तो थिप कहता है, मॉम मुझे ये भी नहीं पता कि कभी मुझे पसंद करती भी है या नहीं, अगर वो मुझे पसंद करती तो इस तरह रिश्ता ना तोड़ती। तो उसकी मॉम कहती है, कभी तुम्हें बहुत ही पसंद करती है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो वो अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान नहीं बचाती, तुम्हें नहीं पता एक औरत जब अपनी जान से भी ज्यादा किसी मर्द की परवाह करती है तो उसका मतलब वो उससे बहुत प्यार करती है। इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम उसके बारे में कैसा फील करते हो। अगर तुम उससे प्यार करते
हो तो उसे जाने मत दो, लेकिन अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो प्लीज उसकी फीलिंग्स के साथ भी मत खेलो। और उसकी मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा थिप पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है। इधर करण सैड रहता है कि तभी वहाँ पर वकुल आती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है और उन दोनों को इतने करीब देखकर तो उसे बहुत ही जलन होती है। तो यहाँ पर बुआ करण से डायरेक्टली पूछ लेती है कि कल रात थिप ने तुमसे ऐसा क्या कहा है जिस वजह से तुम इतने परेशान हो। तो करण यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा यहाँ पर वकुल उन दोनों की बातों को काटने की कोशिश करती है और करण को बुआ से दूर ले जाने की कोशिश करती है और कहती है खाना ठंडा हो रहा है करण, चलो साथ में मिलकर खाते हैं। और वकुल ये कहकर करण को अपने साथ जाने को कहती है पर करण नहीं जाता। तो यहाँ पर बुआ करण को कहती है करण क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि आखिरकार कल रात थिप ने तुमसे क्या कहा। तो करण भी बुआ से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छुपा पाता और उसे बता देता है कि कल रात थिप ने सबके सामने ये कहा कि वो अभी भी तुम्हें पसंद करता है, वो कभी से प्यार नहीं करता। अगर तुम अभी भी उसे पसंद करती हो तो तुम उसके पास वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और करण ये कहकर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वकुल जब करण को इस तरह रोते हुए देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो बुआ के सामने ही करण को हक कर लेती है। तो यहाँ पर करण भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो वकुल को हक कर लेता है एक दोस्त के नाते और रोने लगता है। इधर बुआ जब उन दोनों को इतने करीब देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे थिप कवि के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तो कवि कहती है यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि कल रात तुमने जो भी कहा वो मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो थिप कहता है कवि ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो कल रात तुमने मुझे क्यों बचाया। तो कवि कहती है एक बार तुमने भी मेरी हेल्प की थी, तो कल रात मैंने तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारा एहसान चुका दिया है, इसलिए अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है, इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा थिप सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे थिप घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर तनु आ जाती है जो थिप के गले पर नमक छिड़कती है और उसके सामने उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे बहुत ही घटिया घटिया बातें भी बोलती है, जिसे सुनकर थिप का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो तनु कहती है अगर तुम कभी को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ बैठकर बात करनी होगी, तभी हम दोनों आराम से प्लानिंग कर पाएंगे। तो थिप कहता है मुझे तुम जैसी घटिया औरत से कोई हेल्प नहीं चाहिए और थिप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तनु कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, अब देखो मैं तुम्हारी कवि के साथ क्या करती हूँ। आगे रात को कवि अपना शॉप बंद करके घर वापस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है। तो कवि सैंग को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सैंग उसे भागने नहीं देता बल्कि उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर जाता है, क्योंकि ये सारा कारनामा तनु का होता है। तनु ने ही सैंग को कहा होता है कि वो कवि को किडनैप करके उसकी इज्जत की इस तरह धज्जियां उड़ा दे कि वो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक न बचे। तो सैंग यहाँ पर कवि का फायदा उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कवि को होश आ जाता है और कवि किसी तरह उन सारे गुंडों को मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो सैंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। लेकिन सही टाइम पर थिप आ जाता है और वो कवि की इज्जत बचा लेता है और उस सैंग की खूब धुलाई भी करता है, लेकिन सैंग उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिस चक्कर में थिप की हालत खराब हो जाती है। तो कवि थिप की ऐसी हालत देखकर उसकी फिक्र करने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि थिप ठीक है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर थिप कवि को कहता है रुको मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो कवि कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। तो थिप कहता अभी अभी जो तुम्हारे साथ हुआ वो दोबारा भी तुम्हारे साथ हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो कवि कहती है तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तो थिप कहता है कवि कल रात जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, मैं नशे में था और नशे की हालत में मैं इस तरह की हरकतें कर बैठा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कवि कहती है लोग नशे में ही सच्चाई बोलते हैं और तुमने कल सच्चाई ही बोली है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अभी भी बुआ से प्यार करते, इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थिप उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि उसे सही सलामत घर छोड़ता है। तो करण जब ये सब कुछ देखता है तो वो थिप से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो थिप यहाँ पर उसे पूरी बात बता देता है। तो करण जब सैंग के बारे में सुनता है तो वो सारे लोगों के साथ मिलकर सैंग को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सैंग वापस आ गया है तो पक्का वो
इस बार कोई ना कोई धमाका जरूर करेगा। आगे सारे किसान मिलकर धान काट रहे होते हैं तो वकुल भी उन लोगों की हेल्प कर रही होती है, पर उसे बिल्कुल भी धान काटना नहीं आता। तो यहाँ पर करण उसे सिखाता है और उसकी हेल्प करता है। तो बुआ जब उन दोनों को इतने करीब देखती है तो उसे बहुत ही जलन होती है और उसका मन करता है कि जाकर वो वकुल का मुंह तोड़ दे। इधर चैट सैम को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि बुआ के डैड को बहुत सारे चावल का ऑर्डर मिला है जिसकी तैयारी में पूरा गांव जुटा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाकर बुआ के डैड के राइस मिल को पूरी तरह से बर्बाद कर दो ताकि वो लोग सही टाइम पर राइस का पूरा ऑर्डर कंप्लीट ना कर सके और इससे उन्हें बहुत नुकसान हो, क्योंकि जब उन लोगों को नुकसान होगा तभी तो मुझे फायदा होगा। तो सैंग चैट के कहने पर सीधा बुआ के डैड के राइस मिल में घुस जाता है और वहाँ जाकर उनके राइस मिल को पूरी तरह से तोड़ देता है। जब करण और बुआ के डैड को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग सही टाइम पर राइस कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। कि तभी वहाँ पर वकुल आ जाती है और उन लोगों को कहती है कि मैं इस मामले में आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो लोग इस मुश्किल से बाहर निकल गए और उनका ऑर्डर शायद टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। इधर चैट और ठेकेदार अपनी करनी का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर करण के डैड आ जाते हैं और उन्हें ये सारी चीजें पता चल जाती है कि इन दोनों ने जानबूझकर बुआ के डैड के मिल को खराब किया, जिस वजह से वो उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा करता है और ये भी कहता है कि वो सारे गांव वालों को ये सब बता देगा। लेकिन तभी ठेकेदार करण के डैड को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाता है कि करण के डैड को लगता है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो गाँव की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं।